डियर स्टूडेंट, चलिए आज एक इसी गैल्वेनिक सेल में नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है कोरोजन। ध्यान दीजिए, कोरोजन हिंदी में कहते हैं संक्षारण। अब देखिए कोरोजन के कुछ अपन डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे लोहे की कील पर जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद लोहा खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं लोहे का कोरोजन। आप घर पे कॉपर के कंटेनर, तांबे के बर्तन रखते हो और कुछ समय के बाद उन बर्तन के ऊपर एक ग्रीन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जब उसको रगड़ के साफ करते हो तो लेयर हट जाती है और थोड़ा सा कॉपर आउट हो जाता है। वो आपका कंटेनर, अटेंसिल, बर्तन थोड़ा सा पतला हो जाता है, वो थोड़ा सा कॉपर उसका नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। यानी कि वातावरण में मेटल्स अपने आप गलते रहते हैं। एटमॉस्फेयर में मेटल्स का अपने आप क्षय होता रहता है, उनका डिके होता रहता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो देखिए, मेटल्स का वातावरण में डिके होना, क्षय होना, यह आपके कहलाता है कोरोजन। अब सवाल यह है कि आखिर कोरोजन होता क्यों है। देखो, कोरोजन एक केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन से मेटल्स कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जो लोहे का जंग है वो एक अलग प्रोडक्ट है, लोहा एक अलग अलग तरीके का सब्सटेंस है। तो अब कोई भी रिएक्शन होती कब है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बने। अब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल तब बनेगा जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। जब रिएक्शन में कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन अपने आप होने लगती है। कोरोजन का भी फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। जितनी भी कोरोजन की रिएक्शंस है, मेटल्स के गलने की जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, सब में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। वहाँ रिएक्टेंट के रूप में मेटल है और प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई मेटल का कंपाउंड है। तो जितना भी कोरोजन का प्रोसेस है, कोरोजन में होने वाली केमिकल रिएक्शंस है, वो एक्सोथर्मिक होती है, जिससे कोरोजन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनता है और यही कोरोजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो बात करें अपन प्रिंसिपल ऑफ कोरोजन, संक्षारण का सिद्धांत, तो हमने लिखा है कोरोजन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जब कोरोजन होगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, अतः इसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। यही कोरोजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जैसे कि आयरन Fe, अब लोहे पर जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का रस्ट में कन्वर्ट होता है। ये रस्ट का फार्मूला है। ये रस्ट जो कि आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और जबकि आयरन यहाँ पर लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। और जब आयरन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के रस्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। और हर एक कोरोजन में यही होता है और यही कोरोजन का फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है। अब कोरोजन का एक बड़ा वेल नोन एग्जाम्पल है और वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपके रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। देखो, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। आप कहोगे पानी, तो ध्यान दीजिए, प्योर वाटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। प्योर वाटर में जंग नहीं लगती। उबलते हुए पानी में लोहे की कील डाल दो और उस पानी को एयरटाइट पैक कर दीजिए, कभी भी जंग नहीं लगेगा। हाँ, उस पानी को खुले में रख दीजिए आप, तो जंग लगेगा। क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में कुछ पानी में घुलने वाली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह,
ये गैसें पानी में घुल करके एसिड बनाती हैं और वो एसिड आयरन को गला देता है और गलने के बाद फिर उसे फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ उसके रिएक्शन होती है और उससे रस्ट बनता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी कुछ इसी तरह की रिएक्शंस होती है। देखो, लोहे पर जंग लगने का जो प्रोसेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में एक गैल्वेनिक सेल आयरन की सरफेस के ऊपर प्रिपेयर होता है। देखो, गैल्वेनिक सेल आपने अब तक पढ़ते आ रहे हो और गैल्वेनिक सेल में आपने देखा है कि एनोड हमेशा गलता है। जैसे कि डेनियल सेल में जिंक कंज्यूम होता है, कॉपर इंक्रीज होता है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके जिंक कैटायन में कन्वर्ट होगा। ये जिंक सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट होगा आपके जिंक कैटायन में, और जिंक कैटायन चल जाएंगे आपके पानी में, एक्वस में चले जाएंगे। तो डेनियल सेल में क्या होता है कि एनोड यानी कि जिंक गलता है। हर एक गैल्वेनिक सेल में एनोड का डिके होता है। यहाँ भी क्या होता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो नेचर में होती है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में आयरन एनोड का काम करता है और इसलिए आयरन का स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा और साथ में एयर के साथ उसकी का कांटेक्ट है, उसकी कनेक्टिविटी है, तो अल्टीमेटली दो तीन रिएक्शन प्रोसेस से गुजर करके वो आयरन है वो आपके रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल? कि इसमें आयरन की सरफेस पर एक गैल्वेनिक सेल बनता है जिसमें आयरन एनोड का काम करता है। अतः आयरन का ऑक्सीडेशन रस्ट में हो जाता है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, या जिस आप सेल में ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड का काम यहाँ पर करता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अब एनोड तो बिना कैथोड के नहीं होगा, ऑक्सीडेशन तो बिना रिडक्शन के नहीं होगा ना। जब आयरन एनोड का काम करेगा तो कैथोड का काम कौन करेगा? और गैल्वेनिक सेल में तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है। उस रेडॉक्स रिएक्शन का आधा हिस्सा आपको पता लग गया कि आयरन एनोड का काम करता है, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन रस्ट में हो जाता है। तो फिर रिडक्शन किसका होता है? अब आयरन का ऑक्सीडेशन तो किसी का रिडक्शन भी होगा, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों मिलके क्या बनेगी? एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनने वाली है। तो लोहे पर जंग लगने के प्रोसेस में गैल्वेनिक सेल बनता है जिसमें आयरन एनोड और कुछ कैथोड का काम करेंगे। अभी देखते कौन करेगा कैथोड का काम। और एक कंप्लीट सेल रिएक्शन इसके अंदर होती है। वो सेल रिएक्शन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आयरन की रस्टिंग में होने वाली सेल रिएक्शन कि लोहे पर जंग लगने के प्रोसेस में कौन सी सेल रिएक्शन परफॉर्म होती है। चलो उसी को देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब तक रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट घटक वहां नहीं होगा, लोहे का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। आपको क्या रिडक्शन के लिए पानी जिम्मेदार है, तो अकेला पानी जिम्मेदार नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि प्योर वाटर में जंग नहीं लगता, पानी में कुछ और भी घुलता है। और वो क्या घुलता है? कुछ गैसें होती हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं। उसके बाद आयरन की रस्टिंग, लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस शुरू होता है। चलो नेक्स्ट अपन उसी को देखेंगे कि लोहे के जंग लगने के प्रोसेस में कौन सी सेल रिएक्शन होने वाली है। चलो समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। हाँ,
तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलिए। अब जो सेल रिएक्शन हो रही है रस्टिंग ऑफ आयरन में, अब जरा देखिए 8 एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। तो एनोड पर क्या होता है कि आयरन का फेरस आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। बस ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन 8 एनोड। अब जैसा कि अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे कि बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब यदि एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भाई कैथोड का काम कौन करेगा? आयरन इलेक्ट्रॉन देगा एनोड पर, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? अब उस पॉइंट पर आते हैं। देखो हवा में बहुत सारे एसिडिक गैसें होती है। हवा में जितनी ज़्यादा एसिडिक गैसें होंगी, लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस उतना ही फास्ट होता है। एसिडिक गैसें कौन कौन सी होती है? आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जितना भी नॉन मेटल्स है उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अच्छा, मेटेलिक ऑक्साइड तो सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गैसें होते हैं। जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर नॉन मेटल है, सॉलिड है, लेकिन इसका ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो जितना भी नॉन मेटल्स हैं, वो चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, लेकिन उनके ऑक्साइड गैसेस ही होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही एसिडिक होता है। तो हवा में बहुत सारे एसिडिक ऑक्साइड पॉल्यूशन के कारण आते हैं, और एक ऑक्साइड तो बिना पॉल्यूशन के भी होगा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो सांसों के द्वारा निकलती है, इंडस्ट्री वगैरह से तो निकलती है, वाहनों के धुएं से तो निकलती है, सांस लेने से भी तो CO2 हवा में जा ही रही है। तो हवा में CO2 की एक कंसंट्रेशन हमेशा रहती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही लोहे पर जंग लगने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हाँ, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अदर यदि गैसें भी इंक्रीज होती है ड्यू टू पॉल्यूशन, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री के आसपास ये लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। यदि और भी एसिडिक गैस है एनवायरमेंट में आ जाती है तो रस्टिंग का प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। फिर भी कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। यहीं से अपन शुरू करते देखिए। तो क्या होता है कि वातावरण में जो CO2 होती है, ये पानी में घुल करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। वेल नॉन रिएक्शन है। CO2 H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड है, ये पानी के अंदर बना और वाटर में इसका आयोनाइजेशन हो गया। वीक एसिड है तो आयोनाइजेशन कम होगा, लेकिन होगा, और इसके आयोनाइजेशन से प्रोटॉन फ्री हो गए, और यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज है। यह भी पानी के अंदर है। लोहा भी नमी के कांटेक्ट में है, तो आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उस वाटर के अंदर H+ आयन होंगे, और ये H+ आयन आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी एसिडिक गैस के पानी में घुल जाने से। चलो, H+ आयन आपके पास आ गया। अच्छा, वाटर का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, वो बात अलग है, बहुत कम होता है। तो वाटर के अपने सेल्फ आयोनाइजेशन से भी H+ आयन मिलते हैं। हाँ, प्योर वाटर में इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम। आपको पता है कि प्योर वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है, जो बहुत कम है। इतनी कम कंसंट्रेशन में रस्टिंग का प्रोसेस इतना स्लो होगा कि जंग लगने में बहुत अनेकों साल लगेंगे, सैकड़ों साल लगेंगे, तो नेग्लिजिबल है। हाँ, लेकिन इस प्योर वाटर में एसिड डिजोल्व हो जाता है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन लाखों गुना बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कई गुना वहां पर इंक्रीज हो जाती है। तो H+ आयन यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये जो H+ आयन मिला, इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। लोहे का ऑक्सीडेशन और H+ का उसी पानी में रिडक्शन। तो कैथोड पर होने वाले रिएक्शन ये, तो 8 कैथोड रिडक्शन ऑफ H+ आयन। क्या होगा रिडक्शन में? जरा देखिए कि H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
H में कन्वर्ट होंगे। ये H इमीडिएट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट होगी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पानी में घुली हुई रहती है। अरे भाई वाटर में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो होती है ना, जिससे मछलियां वगैरह जल के जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो जैसे H बनेगा एटम इमीडिएट O के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और पानी में ऑक्सीजन है। तो जैसे H बना एटम इमीडिएट पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा आपके वाटर। इन दोनों को ऐड कर दें तो नेट रिडक्शन रिएक्शन आ गई कि 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2O। तो ध्यान दीजिए एनोड पर ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, कैथोड पर ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो बनेगी नेट सेल रिएक्शन, जो कि लोहे पर जंग लगने के प्रोसेस में होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने उसी ऑक्सीडेशन को दोबारा लिख दिया, रिडक्शन को दोबारा लिखा, दोनों को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। आयरन सॉलिड स्टेट में है, H प्लस आयन पानी में घुला हुआ है, एक्वस स्टेट में है। ऑक्सीजन भी पानी में घुली हुई है। आयरन कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, एक्वस ये पानी में चला जाएगा, घुल जाएगा। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कन्वर्ट हो गए वाटर में या लिक्विड स्टेट में। तो अल्टीमेटली आपका हुआ क्या? जो सॉलिड आयरन था वो एक्वस फेरस आयन में बदल गया। जो ठोस लोहा था वो पानी में घुले हुए आयंस में कन्वर्ट हो गया। ये आयंस पानी के अंदर चले गए। उस पानी के अंदर जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर की गैस है। इस तरह सॉलिड Fe का चेंज Fe+2 एक्वस में हो जाता है, और Fe+2 एक्वस पानी में है, पानी में ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी? पुनः Fe+2 का ऑक्सीडेशन कर देगी, क्योंकि Fe+2 में भी तो Fe+3 में जाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। तो Fe+2 का पुनः O2 से ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे? रिएक्शन है 4Fe+2 4H2O O2। O2 वाटर के अंदर है, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, 4 Fe+2 है। इसको बाइंड करने के लिए इसको बाइंड करने के लिए आपको 6 ऑक्साइड आयन चाहिए, जो यहाँ से मिल जाएंगे 4O प्लस O2, और ये बनेगा Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3 और 8H प्लस। ये 4 H है ना, 8H प्लस। अब पहले तो H प्लस देखिए कहाँ से आ रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से और बहुत थोड़े पानी के सेल्फ आयोनाइजेशन से। लेकिन जैसे रस्ट का फाइनल प्रोडक्ट बना फेरिक ऑक्साइड, यहाँ भी H प्लस आयन जनरेट हो गए। तो आपने देखा होगा कि पहली बार जो जंग लगता है ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाकी बचा हुआ लोहा बहुत तेजी से गलने लगता है, क्योंकि लोहे को गलाने का काम, लोहे को रस में बदलने का काम कौन कर रहा है? H प्लस आयन। और ये H प्लस आयन अब रस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट भी हो गया। तो ये H प्लस आयन दोबारा नए लोहे को Fe+2 में कन्वर्ट करेगा। ये Fe+2 अगेन ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। अगेन फर्दर H प्लस आयन बनेंगे, जो कि रस्टिंग के प्रोसेस को रेगुलर फास्ट करते हुए चले जाते हैं। देखिए ये Fe2O3 ये नमी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये, और इसी को बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग। इस रस्ट की केमिकल नेचर प्योर आयरन से बिल्कुल अलग होती है। आयरन में आयरन के एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड मेटल के ऊपर ठहर नहीं सकता, रोक नहीं सकता, ये मेटल के सरफेस से हट जाता है।
और जैसे रस्ट हटेगा मेटल की नई सरफेस अपीयर हो जाती है और वो पुनः रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारा का सारा लोहा रस्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और यही आपके रस्टिंग ऑफ आयरन का कंप्लीट प्रोसेस है। अगेन इसको ध्यान दीजिए, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है जिसमें आयरन की सरफेस पर एक गैल्वेनिक सेल बनता है जिसमें प्योर आयरन का ऑक्सीडेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 में, और पानी में एसिडिक गैसेस घुल करके प्रोटॉन जनरेट करती है और इस प्रोटॉन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। यह हाइड्रोजन के एटम इमीडिएट पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर बनाएंगे। ये कंप्लीट रिडक्शन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन दोनों का आपने ऐड कर दिया तो रस्टिंग में होने वाली नेट सेल रिएक्शन आ गई जिसमें सॉलिड आयरन एक्वस फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। ये एक्वस फेरस आयन फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के Fe2O3 और प्रोटॉन में बदल गया। ये प्रोटॉन अगेन रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करेंगे। इस फेरिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब करके ये क्रिस्टलाइज हो जाता है और रस्ट के क्रिस्टल आयरन की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं जिनकी केमिकल नेचर मेटल से आयरन से अलग होने के कारण ये सरफेस से हट जाते हैं और नई सरफेस दोबारा रस्ट के लिए अवेलेबल हो जाती है। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अगेन इसको पॉज करके आप रजिस्टर में नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आइए अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या रस्टिंग को इलेक्ट्रोकेमिकली और थर्मोडायनेमिकली क्या प्रूव किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए रस्टिंग का इलेक्ट्रोकेमिकल एंड थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकली रस्टिंग होना ही चाहिए, या क्या थर्मोडायनेमिकली ही ये प्रूव किया जा सकता है कि रस्टिंग बिल्कुल होगा, कोई रोक ही नहीं सकता रस्टिंग को। देखते कैसे। देखो रस्टिंग में एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, सब जानते हैं कि रस्टिंग में क्या हो रही है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन एक प्रोसेस ही तो है और किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए यहां प्रोसेस के रूप में आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए यदि इलेक्ट्रोकेमिकली देखें तो ई सेल तो होना चाहिए पॉजिटिव। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था ना कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब उस रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल हो गया। और यदि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस हो जाएगा। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के यहाँ प्रोसेस की फॉर्म में क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो पॉजिटिव होना चाहिए और थर्मोडायनेमिकली उस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई रस्टिंग तो हो गए, इसको रोकना नामुमकिन है। और वाकई नामुमकिन है भी ये। चलो देखते हैं। अब रस्टिंग में 2 रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो है -0.40 पर वोल्ट, जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है -0.44 वोल्ट। और जो सेकंड हाफ रिएक्शन है वो ये है कि पानी में जो एसिड घुला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और वाटर बनाएगा। और इस
हाफ रिएक्शन का जो एसआरपी है, ई नॉट की वैल्यू है, वो होती है प्लस 1.23 वोल्ट। अब गैल्वेनिक सेल के लिए आप जानते हैं, किसी गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हमको ऐसे दो हाफ सेल चाहिए जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक डिफरेंस हो। तो जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वहाँ स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा, और जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा वहाँ स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे तो यही हो रहा है। देखिए, आयरन का एसआरपी कम है तो आयरन का ऑक्सीडेशन, और इस हाफ रिएक्शन का एसआरपी ज़्यादा है तो इसके अनुसार रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करेंगे तो रस्टिंग में होने वाली सेल रिएक्शन आपको मिल जाती है। क्या Fe, वही जो पहले देख चुके थे, 2H प्लस हाफ और 2 Fe+2 और H2O, कि जो सॉलिड आयरन था वो पानी में घुले हुए फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया है। ये रस्टिंग में होने वाली मेन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का क्या निकालते हैं अपन, ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देखते हैं, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन हाफ सेल कैथोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड का काम करेगा। रिडक्शन हो रहा है H प्लस आयन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O में, ये H प्लस आयन, इसको यहाँ आपने लिखा है H प्लस आयन, एक अलग एंटिटी है, ऑक्सीजन अलग एंटिटी है। और रिडक्शन के तहत ये दोनों रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एनोड पर आयरन है, ये आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू 1.23 वोल्ट, ये 1.23 वोल्ट। आयरन की वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा प्लस 1.67, और ई नॉट सेल का प्लस होना ही इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन हो जाएगी। रस्टिंग में होने वाली ये जो मेन रिएक्शन है ये बिल्कुल होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अपन ने लिखा है कि रस्टिंग के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव है, इसलिए रस्टिंग स्पॉन्टेनियस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब जरा देखिए थर्मोडायनेमिकली क्या होता है। देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। अब यदि जरा देखिए, थोड़ा अकल लगाओ कि यदि ई नॉट आपके पास यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव होगा तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो जाएगा? होगा ना। और ये यहाँ पर हो रहा है, इफ ई नॉट सेल पॉजिटिव देन डेल्टा जी नेगेटिव। और थर्मोडायनेमिक में यू नो वेरी वेल कि जब किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन में ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के लिए जब हम कहते हैं कि ई नॉट सेल नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ई नॉट सेल पॉजिटिव है, तो ये रस्टिंग का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल हो गया। और जब हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो हम कहते हैं ये रस्टिंग का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकली भी और डायनेमिकली भी रस्टिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रस्टिंग होगा बिल्कुल। चलो अगेन इसको पॉज करके आप रजिस्टर पे समझ करके नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे कि जंग लगने से रोका कैसे जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आपको कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9214429222। वन बाय वन आप यहाँ भी आकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।